21 to 30। अध्याय 21। मुश्किलें खड़ी करना। हाँ आर्यन, जैसा मैंने कहा, छात्रों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए मुझे किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं है, गजानन पाठक ने कहा, जो अपने आसपास के लोगों से पूरी तरह बेखबर अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे सालों से प्रशासन में रहने वाले अनुभवी अधिकारी थे। ये घोषणा सुनकर छात्रों की आंखें फटी की फटी रह गईं, और कुछ ने तो खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखना शुरू कर दिया कि कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया। आर्यन भी गजानन पाठक के इस अत्यधिक उत्साह को झेल नहीं पा रहा था, और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। गजानन सर, मुझे एक रिपोर्ट करनी है। मिस्टर त्यागी, जो सहमे हुए बैठे थे, होश में आए और जल्दी से खड़े होकर नए छात्र की चुगली करने लगे। यह नया छात्र अनुशासनहीन है, बिना किसी सम्मान के देर से आया और अभी भी अकड़कर खड़ा है। इसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। स्कूल ऐसे छात्र को कैसे प्रवेश दे सकता है? मैं तो इसे पढ़ा नहीं सकता। गजानन पाठक, जो पहले मुस्कुरा रहे थे, ये सुनकर तुरंत गंभीर हो गए और मिस्टर त्यागी को तिरस्कार भरी नजर से देखा। गजानन पाठक को मिस्टर त्यागी कभी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वे विदेश से पढ़कर आए थे और उनमें विदेशी आदतें और आक्रामकता कुछ ज्यादा ही थी। उन्होंने मिस्टर त्यागी से गंभीर लहजे में कहा, इसके विपरीत, मैं आर्यन को एक सभ्य और अच्छा छात्र मानता हूँ। इसके अलावा, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को इतनी आसानी से छोड़ देना, क्या आपको नहीं लगता कि यह शिक्षण के व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ है? हमारा कर्तव्य हर छात्र की परवाह करना है, खासकर आर्यन की, जिसने अभी हमारे स्कूल में प्रवेश लिया है। मिस्टर त्यागी, जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दें। खैर, अपनी कक्षा जारी रखें। मिस्टर त्यागी को एक तरह से सबक सिखाने के बाद गजानन पाठक बड़ी संतुष्टि के साथ चले गए। आर्यन हैरान था, क्या उस्ताद थे। वे एक छोटी सी बात पर व्यावसायिक नैतिकता का पाठ पढ़ा गए। आर्यन खुद को सोचने पर मजबूर हो गया कि उसकी त्वचा अभी उतनी मोटी नहीं है और उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर भी गजानन पाठक ने जो कहा वह आर्यन के लिए सुकून देने वाला था, और उसने उस विदेश भक्त ब्रिटनिक शिक्षक को अच्छी डांट पिलाई थी। आर्यन ने कक्षा के चारों ओर देखा और आश्चर्य से पाया कि अनन्या खन्ना के बगल में तीसरी पंक्ति में अभी भी एक सीट खाली थी। किसी से पूछे बिना वह उसके डेस्क पर जाकर बैठ गया। आर्यन, है ना, स्कूल में लड़का और लड़की का एक साथ बैठना मना है। पीछे जाकर किसी खाली सीट पर बैठ जाओ, मिस्टर त्यागी ने कहा। उनकी आंखों में ईर्ष्या चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने आर्यन को अनन्या खन्ना के साथ बैठे देखा था। अन्य पुरुष छात्र इसे हैरत से देख रहे थे। वे अनन्या खन्ना, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बैठने की आर्यन की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। बाकी लड़के या तो खुद को कमतर महसूस करते थे या फिर स्कूल के सभी लड़कों का दुश्मन बनने से डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस सुंदरी से बात कर सके। सर, मुझे पास का कम दिखता है, पीछे से मुझे ब्लैकबोर्ड साफ नहीं दिखेगा, आर्यन ने अपना बैग डेस्क पर रखते हुए बहुत मासूमियत से कहा। फुफ। अनन्या खन्ना आर्यन को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मजाक में अपनी पलकें झपकाने लगी। ये लड़का वाकई बहुत साहसी था। साफ दिख रहा था कि उसकी आंखें ठीक हैं, फिर भी उसने शिक्षक से झूठ बोला कि उसे कम दिखता है। लेकिन ये याद करते हुए कि उसके खुद के बॉस को भी पहले आर्यन ने सबक सिखाया था, उसे अब यह अजीब नहीं लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी मुस्कान कितनी घातक थी, जिसने बाकी लड़कों को जैसे पत्थर का बना दिया था। तुम्हें कम दिखता है, तो फिर तुमने चश्मा क्यों नहीं पहना है? मिस्टर त्यागी ने आर्यन पर जोर दिया, जैसे वे उससे उलझने के लिए तैयार हों। चूंकि वह पहले ही इस अंग्रेजी शिक्षक की ब्लैकलिस्ट में था और उनकी नापसंद वाली नजरों को देखकर आर्यन ने भी ज्यादा परवाह नहीं की। उसने मासूमियत से जवाब दिया, सर, मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनता हूं। ऐसा नहीं था कि आर्यन शिक्षकों का सम्मान नहीं करता था, लेकिन मिस्टर त्यागी सम्मान के लायक नहीं थे। विशेष रूप से अनन्या खन्ना को देखने का उनका तरीका एक शिक्षक के लिए बिल्कुल उचित नहीं था। आर्यन का उन्हें पीटने से खुद को रोकना ही बहुत उदारता थी, वह भला उनका सम्मान कैसे करता। तुम, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं इस मामले की पूरी रिपोर्ट हमारे हेड टीचर को करूंगा। मिस्टर त्यागी को लगा कि आर्यन एक कांटेदार झाड़ी की तरह है, जिसे संभालना नामुमकिन है। अचानक उन्हें कुछ सूझा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और उन्होंने पूरी कक्षा से मुस्कुराते हुए कहा, छात्रों, आर्यन अभी अभी हमारे सीनियर 3 क्लास 1 में शामिल हुआ है, और मुझे लगता है कि आप सभी अभी उसे जानते नहीं हैं। क्यों ना हम इसे अंग्रेजी में अपना परिचय देने के लिए कहें। उनके बोलने के बाद एक व्यक्ति ने ताली बजाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अकेला ही ताली बजा रहा था, और किसी ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हर कोई देख सकता था कि आर्यन और उसके बीच कुछ विवाद चल रहा है। इस समय वह एक नए छात्र को अंग्रेजी में परिचय देने के लिए कहकर उसे शर्मिंदा करना चाहता था, यह मानते हुए कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। इतना नीचे गिरने के लिए व्यक्ति का बहुत संकीर्ण दिमाग वाला होना जरूरी था, इसलिए सीनियर 3 क्लास 1 के किसी भी छात्र ने मिस्टर त्यागी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय कुछ लोग आर्यन के लिए चिंतित थे कि उसे मिस्टर त्यागी नीचा दिखाएंगे। कुछ लड़कियां तो ये सोच रही थीं कि ऐसे हैंडसम लड़के को परेशान क्यों कर रहे हैं। शायद उन्हें क्लास के बाद उसे सांत्वना देनी चाहिए। केवल अनन्या खन्ना, जो अंदर की बात जानती थी, ने सोचा कि हर कोई उसे कम आंक रहा था, और वह निश्चित रूप से जल्द ही उन्हें चौंकाने वाला था।
ये बदमाश फिर से बहुत सारी लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, कितना बड़ा बदमाश है। जब बाकी सब आर्यन को देख रहे थे तो वह धीरे से बुदबुदाई, आर्यन एक बड़ा बदमाश है। ये बुदबुदाहट आर्यन के कानों तक पहुंच गई। आर्यन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, मन ही मन सोचा कि उसने पहले ही खुद को बहुत लो प्रोफाइल रखा था, लेकिन वह दूसरी लड़कियों की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसके अलावा मिस्टर त्यागी ने ही उसे मजबूर किया था, वरना कौन लाइमलाइट चुराना चाहता है। आर्यन को लगातार अपना सिर हिलाते और न उठते हुए देखकर सहपाठियों को लगा कि उसकी अंग्रेजी खराब है, जबकि मिस्टर त्यागी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उन्होंने पहल फिर से अपने हाथ में ले ली है और शांति से कहा, आर्यन अभी आया है, और अगर उसकी अंग्रेजी खराब है तो ये समझ में आता है। जब तक वह भविष्य में मुझसे विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन मांगता है, तब तक सुधार की संभावना है। अगर वह अपनी मर्जी से चलता रहा तो मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। आह सर, आपने क्या कहा? ओह सही है, अपना परिचय। अनन्या खन्ना द्वारा ध्यान भटकाए जाने के बाद आर्यन ने मिस्टर त्यागी को खुद का मजाक उड़ाते हुए सुना और उन्हें बीच में ही टोकने के लिए खड़ा हो गया। उसने अपना गला साफ करने के लिए 2 बार खांसने का नाटक किया, और ये देखकर कि सबका ध्यान उस पर है, उसने शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके मुंह से धाराप्रवाह अंग्रेजी बहने लगी। चूंकि सीनियर 3 क्लास 1 एक एलीट क्लास थी, जिसमें होनहार छात्र थे, इसलिए अधिकांश छात्रों की अंग्रेजी ठीक थी। तभी वे समझ गए कि आर्यन का अंग्रेजी स्तर, कम से कम उसकी बोलचाल की अंग्रेजी, उनसे कम नहीं थी। मंच पर खड़े मिस्टर त्यागी ने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन के अंग्रेजी बोलने का कौशल इतना अच्छा होगा। शिकोपुर का शाइन मॉल शहर का सबसे पॉश मॉल था, जहां अक्सर विदेशी आते रहते थे। आर्यन, जो तेज दिमाग वाला था, ने ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से खुद को सिखाया था और विदेशियों के साथ वास्तविक स्थितियों में अभ्यास किया था, इसलिए उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी। बोलचाल की भाषा में आर्यन अपने सहपाठियों से कहीं बेहतर था। तालियां। सभी सहपाठियों ने ताली बजाना शुरू कर दिया, और मिस्टर त्यागी, जिन्होंने सोचा था कि वे नियंत्रण में हैं, अब उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था, जो बेहद मजेदार था। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों। आर्यन ने ताली की गड़गड़ाहट के लिए आसपास झुककर धन्यवाद दिया। अनन्या खन्ना ने तब उसके कपड़ों का कोना पकड़ा और फुसफुसाया, बदमाश, बैठ जाओ, अब मुझे तुम्हें लाइमलाइट चुराने नहीं देना है। देखो उन लड़कियों को, तुम्हारी तरफ उनकी नजरें बदल गई हैं। अध्याय 22, कक्षा अध्यापिका का बुलावा। क्या वाकई? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, आर्यन ने अनन्या की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा। उसे लगा कि क्या वह अनजान बनने का नाटक कर रही है। अक्सर लोग नहीं जानते हुए भी जानने का ढोंग करते हैं, लेकिन क्या जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग किया जा सकता है? इसके अलावा, ये तो साफ था कि मिस्टर त्यागी जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, तो आर्यन उन्हें अपनी मनमानी कैसे करने देता? अनन्या ने आर्यन को देखकर आंखें घुमाईं और आसपास बैठी लड़कियों की तरफ इशारा किया, जरा खुद ही देख लो, वे सब तुम्हें ही निहार रही हैं। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, और मैं तुम्हें लाइमलाइट चुराने नहीं दूंगी। क्या सच में? उसने पीछे मुड़कर देखा और वाकई, कुछ लड़कियां उसे ही घूर रही थीं। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसे कट लग गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे वह भेड़ियों के बीच घिर गया हो। आजकल की लड़कियां प्यार और नफरत में इतनी निडर हैं। आर्यन, जो खुद सिर्फ 18 साल का था, सोचने लगा कि वह इतना साहसी क्यों नहीं हो सकता। काश वह भी उनसे कुछ सीख पाता, आर्यन ने मासूमियत से सोचा। अंजलि के साथ अपने उन सालों में उसने मुश्किल से ही किसी का हाथ थामा था, और आर्यन को लगा कि उसे इस कमी को सुधारना चाहिए, वरना वह एक इंसान के तौर पर पूरी तरह असफल रहेगा। उसने ख्यालों में खोए मिस्टर त्यागी की तरफ देखा और आराम से बैठ गया। पूरी कक्षा की तालियों की गड़गड़ाहट थमने के बाद ही मंच पर खड़े मिस्टर त्यागी को होश आया। उन्होंने अनिच्छा से आर्यन की तरफ देखा और फिर बेमन से उसकी तारीफ की। आर्यन का परिचय बहुत अच्छा था, लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट और अभिमानी नहीं होना चाहिए। केवल खुले मन से सीखते रहने से ही हम बड़ी प्रगति हासिल कर सकते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, लेकिन आर्यन जानता था कि अगर उसने अपनी अज्ञानता दिखाई होती, तो मिस्टर त्यागी के शब्द व्यंग्यात्मक होते। अभी आर्यन ने हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया, इसलिए अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी क्या है? क्या कोई जानता है? मिस्टर त्यागी के पास अभी भी कुछ तरकीबें बची थीं, उन्होंने जल्दी से अपना मानस बदला और लेक्चर शुरू किया। मिस्टर त्यागी ने शुरू में ही एक सवाल उछाल दिया, लेकिन उनका इरादा छात्रों से जवाब सुनने का नहीं था, वे जल्दी ही आगे बढ़े। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी दुनिया की सबसे सुंदर और परिष्कृत भाषा है। आर्यन को लगा कि शायद वे कोई गहरा ज्ञान देंगे, लेकिन उनकी पहली बात सुनते ही आर्यन की त्योरियां चढ़ गईं। उसके बगल में अनन्या ने भी सुंदरता से अपनी भौहें सिकुड़ी, जो मिस्टर त्यागी के दावों से असंतुष्ट दिख रही थी। अन्य छात्रों की तरफ देखा तो कुछ उदासीन थे, लेकिन ज्यादातर नाखुश थे, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मिस्टर त्यागी ने कक्षा में निश्चित रूप से ऐसे कई बयान दिए होंगे, और उनके आत्ममुग्ध भाव को देखकर आर्यन का मन हुआ कि उन्हें एक घूंसा जड़ दे। आर्यन के लिए कोई भी लिपि या भाषा हमारी मातृभाषा के शब्दों की गहराई और समृद्ध इतिहास की बराबरी नहीं कर सकती थी।
अंग्रेजी की सुंदरता विदेशी कुलीनों और सज्जनों जैसी है। क्या आपकी गरिमा तब उच्च गुणवत्ता वाली नहीं मानी जाती जब आप विदेशी भाषा में धाराप्रवाह बात करते हैं? एक धप की आवाज के साथ आर्यन ने अपने बैग से एक किताब निकाली, उसे डेस्क पर जोर से पटका और मिस्टर त्यागी की बात काट दी। वह बहुत नाखुश था। कुछ लोग अपने ही देशवासियों के साथ हर तरह की बदसलूकी और अनादर कर सकते हैं, लेकिन विदेशियों के सामने आते ही वे पालतू जानवरों की तरह खुशामद करने लगते हैं। मिस्टर त्यागी बिल्कुल वैसे ही थे, गलत सिद्धांतों वाला एक शिक्षक, जो वास्तव में आने वाली पीढ़ी के लिए जहर था। आर्यन, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मिस्टर त्यागी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसने मिस्टर त्यागी को नजरअंदाज किया और बस अपनी किताबें व्यवस्थित करने लगा। अनन्या ने उसके शर्ट को हल्का सा खींचा और फुसफुसाया, आर्यन, टीचर तुमसे पूछ रहे हैं। ओह, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था न कि मैं अब और लाइमलाइट नहीं चुराऊंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं। आर्यन ने उसे देखकर एक शरारती मुस्कान दी। ठीक है, मुझे अब परवाह नहीं है, जो मन में आए वो करो। कितने संकीर्ण दिमाग के हो, बस एक बात भी नहीं सुन सकते। अनन्या ने चिढ़कर कहा और अपनी आंखें घुमा लीं। हे, छोटी बिटिया रानी, देखते हैं मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। आर्यन मन ही मन हंसा। मिस्टर त्यागी को फिर से गुस्से में उबलते देख वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी इतनी भी महान है, और न ही मुझे लगता है कि वे विदेशी शासक इतने शानदार थे। बल्कि जब इन्हें मिलाया जाए तो ये औपनिवेशिक आक्रमण का इतिहास दर्शाते हैं। इससे पहले कि मिस्टर त्यागी कुछ बोल पाते, आर्यन ने जारी रखा, हम अंग्रेजी इसलिए सीखते हैं ताकि अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और बराबरी से संवाद कर सकें, न कि विदेशियों को खुश करने के लिए, जो ऐसा करने से हमें कमतर ही आंकेंगे। मैं अंग्रेजी सीखने के खिलाफ नहीं हूं। अंग्रेजी केवल ज्ञान के वाहकों में से एक है और संवाद का एक साधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह न तो महान है और न ही अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ। हमारी भाषा का इतिहास बहुत गहरा और विस्तृत है। ज्यादा विदेशियों को हमारी भाषा बोलना सिखाना ही हम भारतवासियों को करना चाहिए। हमारी मातृभाषा ही हमारी पहचान है। आर्यन ने ऐसा ही तब किया था जब वह सिक्योरिटी गार्ड था। वह पहले अंग्रेजी में अनुवाद करता और फिर उन विदेशियों को सिखाता कि उसे अपनी भाषा में कैसे कहना है। बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, कक्षा पहले तो शांत हो गई, फिर छात्रों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। मिस्टर त्यागी मंच पर खड़े थे, उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था और वे लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाए। बैठने के बाद आर्यन अनन्या की हरकत से चौंक गया। वह उसकी तरफ झुकी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, और आर्यन को लगा कि वह फिर से कुछ शरारत करने वाली है। करीब से आर्यन उसके चेहरे की त्वचा को और स्पष्ट रूप से देख सकता था, साफ और नाजुक गुलाबी आभा के साथ। किसी अज्ञात शक्ति के वश में होकर उसने अनन्या के सुंदर चेहरे को छुआ। वह कोमल और नमी से भरा था, श्रीमती खन्ना के बेहतरीन गुणों का एक आदर्श उत्तराधिकारी। तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो। अनन्या का छोटा सा चेहरा पलक झपकते ही लाल हो गया, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ गई। आर्यन पल भर के लिए चकाचौंध रह गया। भगवान, वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। इतनी कम उम्र में इतनी मनमोहक। जब वह कुछ वर्षों में और बड़ी होगी तो क्या होगा? क्या वह हजारों लोगों को अपना दीवाना नहीं बना देगी? ऐसा नहीं हो सकता था। उसके बॉडीगार्ड के रूप में उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उसकी रक्षा करे और उन लोगों को उससे दूर रखे। आर्यन ने अनजाने में ढोकने ली और मन ही मन अजीब बातें सोचने लगा। बिटिया रानी, तुम वाकई बहुत सुंदर हो, आर्यन ने ईमानदारी से कहा। अनन्या ने अपनी नाक से कुर्री, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन आर्यन ने उसके होठों के कोने पर छिपी उस हल्की सी मुस्कान को देख लिया। वह स्पष्ट रूप से तारीफ का आनंद ले रही थी, फिर भी उसने परवाह न करने का ढोंग किया। आर्यन का मूड तुरंत अच्छा हो गया। बिटिया रानी को छेड़ना जीवन को अनंत खुशियों से भर देता था। इस बीच मिस्टर त्यागी बहुत नाखुश थे। वे बार बार आर्यन के सामने अपमानित हो रहे थे, खासकर जब उन्होंने आर्यन और अनन्या को करीब से बातचीत करते देखा, जिसने उनकी ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। हालांकि अब उन्हें कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वे केवल पाठ्यपुस्तक को सामान्य तरीके से समझा सके। मिस्टर त्यागी ने कक्षा के दौरान इतना अजीब कभी महसूस नहीं किया था। हर बार जब वे विदेश में अपने जीवन के बारे में डींगे हाँकना चाहते थे तो उन्हें अचानक रुकना पड़ता था, जो बेहद असहज था। कक्षा को किसी तरह खत्म करने के बाद मिस्टर त्यागी जल्दी से बाहर निकल गए, और जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम बाहर रखा, उनके चेहरे के भाव भयानक हो गए। उनके जाते ही छात्र चर्चा करने लगे, कुछ तो आर्यन के पास भी जमा हो गए और उसे थम्स अप देने लगे। आर्यन, क्या तुम बाहर 1 मिनट आ सकते हो? एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे पर दिखाई दी और आर्यन को बाहर आने का इशारा किया। प्रधानाध्यापिका मैम हैं, एक छात्र फुसफुसाया। आर्यन अब मुसीबत में है, पक्का मिस्टर त्यागी ने प्रधानाध्यापिका से शिकायत की होगी। प्रधानाध्यापिका काफी अच्छी हैं, सब ठीक होना चाहिए। अध्याय 23, एक नई लड़की से परिचय। मिस्टर त्यागी वाकई बहुत जल्दी चुगली करने पहुंच गए थे, और आर्यन जानता था कि उसने उन्हें काफी परेशान कर दिया है। मिस्टर त्यागी के चेहरे पर जो गुस्से के भाव थे, उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे आर्यन को खुद ही स्कूल से बाहर निकाल देना चाहते थे।
बदमाश, संभल कर रहना। अनन्या खन्ना अपनी झिझक भूलकर चिंता में डूबी आर्यन को हिदायत दे रही थी। संभल कर कैसे? इस लड़की की कल्पनाशीलता भी कमाल की थी। आर्यन हंसे बिना न रह सका। वह भला कोई शेर की मांद में थोड़ी जा रहा था। क्या हेड टीचर सच में किसी को खा जाएगी? जब सिपाही आए तो सेनापति को आगे करो, जब पानी ऊपर आए तो उसे बांध से रोको। मैं आर्यन हूं, मुझे किसका डर? आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लापरवाही से हाथ हिलाते हुए वह चल पड़ा। अनन्या खन्ना उसे जाते हुए देखकर पैर पटकती रह गई। उसे डर था कि कहीं पहले ही दिन आर्यन स्कूल से निकाला न जाए। उस मासूम लड़की को यह अंदाजा नहीं था कि खन्ना परिवार के रसूख के आगे स्कूल प्रबंधन आर्यन का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। हवाएं शोर मचा रही हैं, नदियां ठंडी हैं, एक वीर पुरुष विदा ले रहा है, कभी वापस न लौटने के लिए। किसी छात्र ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए ये शेर कह दिया, जिसे सुनकर आर्यन को हंसी और रोना दोनों आ गया। क्लास टीचर पास ही एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, वे आर्यन को आते हुए देख रही थी। आर्यन उनके करीब पहुंचा, उसने उनकी तरफ देखा और फिर अचानक आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। रश्मि मैम, मुझे आपकी याद आ रही थी। आर्यन की आवाज में भावुकता थी, उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से अपने पहले साल के दिनों में लौट आया हो। नादान लड़के, मुझसे मिलने नहीं आए, ये पिछले कुछ साल आसान नहीं रहे, है ना? रश्मि मैम ने, जिन्हें आर्यन याद कर रहा था, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। उनकी आवाज में पहले नाराजगी थी और फिर थोड़ी सी कसक। दूर से कक्षा 12वीं अ के सभी छात्र खिड़की पर जमा होकर यह नजारा देख रहे थे। वे पूरी तरह हैरान थे। यह क्या हो रहा था? हर कोई थोड़ा उलझन में था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि मैम का इतना बड़ा बेटा है। फिर भी स्थिति देखकर लग रहा था जैसे माँ और बेटा मिल रहे हों। आर्यन, जरा मैम को खुद को अच्छी तरह देखने दो, 2 साल से ज्यादा हो गए, तुम तो काफी लंबे हो गए हो। रश्मि मैम ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वह स्वस्थ है। रश्मि मैम का जाना पहचाना चेहरा देखकर आर्यन के चेहरे पर भी एक दुर्लभ, मासूम मुस्कान आ गई। जब आर्यन स्कूल के शुरुआती सालों में था, तब रश्मि मैम ही उसकी क्लास टीचर हुआ करती थी। आर्यन के सबसे मुश्किल दौर में उन्होंने एक परिवार की तरह उसकी मदद की थी। रश्मि मैम, आप अभी भी उतनी ही युवा और सुंदर हैं। आर्यन ने उनके सामने देखते हुए मजाक किया, जैसा वह हमेशा उन्हें खुश करने के लिए करता था। ओह, तुम बच्चे, मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। रश्मि मैम तो बूढ़ी हो गई हैं, कहाँ की युवा। हालांकि रश्मि मैम ने कहा कि वह बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। फिर उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, वैसे तुम्हारे और अंजलि के बीच क्या हुआ? अंजलि? आर्यन चौंक गया, उसे समझ नहीं आया कि रश्मि मैम ने अचानक अंजलि का नाम क्यों लिया। रश्मि मैम ने आह भरते हुए कहा, तो इसका मतलब सच है, अब तुम साथ नहीं हो, है ना? उसका सिर हिलाना ही स्वीकृति थी। आर्यन को ये जानकर हैरानी नहीं हुई कि उन्हें पता चल गया था, क्योंकि अंजलि और सूरज के साथ होने की बात तो फैल ही जानी थी। रश्मि मैम ने आह भरी, शुरुआत में मुझे लगा अंजलि अच्छी लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पढ़ाई में होशियार। मुझे पता था कि तुम समझदार हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ होने पर कोई आपत्ति नहीं की थी। लेकिन किसे पता था? आर्यन ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। रश्मि मैम को लगा कि वह अभी भी अंजलि के लिए दुखी है, इसलिए उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, आर्यन, जाने दो, तुम अभी छोटे हो, रश्मि मैम तुम्हें उससे भी बेहतर लड़की से मिलवाएंगी। क्या, मैम, मैंने पहले ही सब छोड़ दिया है, मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। आर्यन उनकी बात सुनकर हंसा। बाकी लोग तो डेटिंग के लिए मना करते हैं, और यहाँ ये खुद उसे किसी से मिलवाने की तैयारी कर रही थी। आर्यन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, कक्षा 12वीं में एक नई छात्रा आई है। एक चुलबुली लड़की, अंजलि से 10 गुना, 100 गुना बेहतर, और हमारी क्लास की अनन्या खन्ना से भी कम नहीं। रश्मि मैम ने गंभीरता से कहा। आर्यन हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था। क्या वे क्लास टीचर की तरह बर्ताव कर रही थी या मैचमेकर, रिश्ते करवाने वाली की तरह? आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनन्या खन्ना की बराबरी कर सकता है, जिसका नाम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के तौर पर हर कोई जानता था। कोई लड़की उसकी सुंदरता से कैसे मेल खा सकती थी, जब वे लोग भी दुर्लभ थे जो उसके करीब भी आते थे। सुंदर लड़कियां कोई सब्जी थोड़ी हैं जो हर जगह मिल जाएंगी। ट्रिंग ट्रिंग, क्लास के बीच का 10 मिनट का ब्रेक खत्म हुआ और घंटी बज गई। रश्मि मैम ने आर्यन को एक भरोसा दिलाने वाली नजर दी और फिर अपनी शिक्षण सामग्री तैयार करने चली गईं। वे 12वीं कक्षा की हिंदी शिक्षिका भी थीं, और अब उनकी हिंदी की क्लास का समय हो गया था। हैरानी में अपना सिर हिलाते हुए आर्यन को लगा कि वह रश्मि मैम के आगे हार गया है, जिन्होंने उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने तक की सोच ली थी। क्लास में वापस आकर उसके सभी सहपाठियों ने एक साथ उसकी तरफ मुड़कर देखा। आर्यन ने शानदार अंदाज में कहा, प्रिय साथियों, सब ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरू से अंत तक रश्मि मैम ने मिस्टर त्यागी के बारे में कुछ नहीं कहा था। नीचे अनन्या खन्ना ने जोर से पैर पटका और उसके इस मनमौजी व्यवहार से बहुत असंतुष्ट दिखी। तुम बदमाश, तुम हमारी मैम को कैसे जानते हो? तुम वहां क्या हंस रहे थे और क्या बात कर रहे थे?
जैसे ही आर्यन बैठा, उस छोटी लड़की ने उत्सुकता से सवाल करना शुरू कर दिया। रश्मि मैम, जब मैं 10वीं में था, तब भी मेरी क्लास टीचर थीं। उन्होंने कहा कि वह हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हैं। आर्यन हंसा। क्लास की सबसे सुंदर लड़की और उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाना। अनन्या खन्ना एक पल के लिए दंग रह गई, फिर उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से पूछा, तो क्या तुमने मान लिया? बिल्कुल नहीं। जब डेटिंग की बात आती है, तो मैं इसे खुद संभालना पसंद करता हूँ। मुझे किसी और की क्या जरूरत है? आर्यन ने बेझिझक कहा, बस हैरान था कि वह छोटी लड़की अचानक लाल क्यों हो रही थी। तुम बहुत बड़े बदमाश हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर अनन्या खन्ना ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया और आर्यन को कोई और ध्यान देने से मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू जैसे छलक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी रो देगी। क्या हुआ? इस बार आर्यन वाकई उलझन में था। उसने सोचा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कुछ बुरा कहा था। वह इतनी दुखी क्यों दिख रही थी? क्या हो सकता है? क्या उस लड़की ने सोचा कि जब उसने सबसे सुंदर लड़की के बारे में कहा तो वह उसी की बात कर रहा था, और क्या वह उसे पसंद करती थी? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। वह तो हमेशा उसके विपरीत बर्ताव करती थी, और ऐसा कुछ दिखा नहीं था। आर्यन जितना ज्यादा सोच रहा था, उतना ही भ्रमित होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। छात्रों, सुप्रभात। रश्मि मैम अपनी किताबों और लेसन प्लान के साथ कक्षा में आई। उन्होंने सिर हिलाकर छात्रों का अभिवादन किया। मैम, सुप्रभात, सभी छात्रों ने एक साथ कहा, और सबके चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि रश्मि मैम 12वीं में बहुत लोकप्रिय थीं। आर्यन को ये समझ में आ गया, क्योंकि रश्मि मैम अपने छात्रों की दिल से परवाह करती थी, और यह सबको महसूस होता था, इसीलिए हर कोई उनकी हिंदी की क्लास का आनंद लेता था। एक बार जब छात्र क्लास में रुचि लेने लगते हैं, तो उनका बेहतर करना मुश्किल नहीं होता। रुचि सीखने के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा है, आर्यन यह अच्छी तरह जानता था। और वास्तव में, आमतौर पर जिन विषयों में उन्हें रुचि होती थी, वे उनमें अच्छा प्रदर्शन करते थे, जबकि बाकी बस औसत होते थे। अजीब बात यह थी कि केवल रश्मि मैम ही नहीं थी। उनके पीछे पीछे एक लड़की आई जो लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी। उसने एक छोटी सफेद ड्रेस पहनी थी, और उसकी पतली कमर पर एक अजीब बैंगनी बेल्ट बंधी थी। अध्याय 24, स्कूल की दो सुंदरियां। सफेद लिबास में उस लड़की के आते ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। लड़कियां उसे देखकर दंग रह गईं, जबकि लड़कों की नजरें जैसे जम सी गई थीं। कुछ तो बस उसे निहारते ही रह गए। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद पूरी क्लास में कानाफूसी और शोर शुरू हो गया। अनन्या खन्ना को टक्कर देने वाली वाकई कोई आ गई थी। आर्यन ने अपना सिर हिलाया ताकि उसे यकीन हो जाए कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है। लड़की ने सफेद ड्रेस पहनी थी, जिसकी किनारी पर बैंगनी रंग की कढ़ाई थी। उसके थोड़े मुड़े हुए होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके बाल बादलों की तरह काले थे जो उसकी कमर तक लटके हुए थे, और उसकी त्वचा धूप में किसी चमकते रत्न की तरह दमक रही थी। खिड़की से छनकर आती धूप में वह किसी रहस्यमयी और सुंदर परी जैसी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन ने सुंदर लड़कियां नहीं देखी थीं। अनन्या खन्ना और श्रीमती खन्ना को वह देख चुका था, और अंजलि भी सुंदर थी। उसे लगा था कि उसका मन अब इन सब चीजों से कुछ हद तक प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इस रहस्यमयी लड़की ने उसे हैरान कर दिया। सफेद लिबास वाली उस लड़की ने चारों तरफ देखा और अपने सहपाठियों को परखा। जब उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, तो उसकी आंखों में थोड़ी उलझन दिखी। आर्यन ने जब उसे देखा, तो उसे कुछ अजीब लगा। वह आंखें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थीं, जैसे उसने उन्हें कहीं पहले देखा हो। लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इतनी सुंदर लड़की से पहले कभी मुलाकात की है। इससे पहले आर्यन ने जिन सुंदरियों को देखा था उनमें अनन्या खन्ना, श्रीमती खन्ना और अंजलि ही थी, उनके अलावा और कोई नहीं था। बदमाश, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? क्या वह सुंदर नहीं है? अनन्या की आवाज अचानक आर्यन के कानों में गूंजी। उसने अनजाने में सिर हिलाया और कुछ बड़बड़ाया। लेकिन जब उसने अनन्या की तीखी नजर देखी, तो वह चौंक गया और जल्दी से बात संभालते हुए बोला, आह, वह सुंदर तो है, लेकिन वह अनन्या खन्ना के मुकाबले अभी भी थोड़ी कम है। राहत की सांस लेते हुए आर्यन ने सोचा कि अच्छा हुआ उसने सही समय पर प्रतिक्रिया दे दी, वरना एक बॉडीगार्ड के तौर पर उसकी जिंदगी चैन से कट पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल होता। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, और तुम्हें हर समय सतर्क रहना चाहिए। खूबसूरती के जाल में मत फंसो, समझे? अनन्या ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात इतनी कड़क थी कि आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। सब लोग थोड़ी शांति बनाए रखें, रश्मि मैम ने शांति का संकेत देते हुए कहा। हमारी क्लास में आज 2 नए छात्र आए हैं। आप आर्यन से मिल चुके हैं, और अब हमारे साथ जिया है। चलिए, उसका स्वागत करते हैं। जिया, कितना अनोखा नाम है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि वह इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता था। नमस्ते साथियों, मेरा नाम जिया है, और आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिया की कोमल आवाज गूंजी और उसने पूरी क्लास का अभिवादन किया। परिचय के बाद रश्मि मैम ने उसे बैठने का इशारा किया।
जैसे जैसे जिया अपनी सीट की तरफ बढ़ी, सभी लड़के अपनी सांसें थामे उसकी हर चाल को देख रहे थे। केवल पिछली पंक्ति में कुछ सीटें खाली थीं, और वहां बैठे लड़कों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें हमेशा आगे बैठने वालों से जलन होती थी क्योंकि वे अनन्या खन्ना को करीब से देख सकते थे। अब ऐसा लग रहा था कि पीछे बैठने वाले लड़कों का भी अच्छा वक्त आने वाला था। उनकी क्लास में भी एक ऐसी सुंदरी आ गई थी जो बिल्कुल अनन्या जितनी ही आकर्षक थी। कुछ छात्र तो चुपके से फोन निकालकर दूसरी क्लास के अपने दोस्तों को ये खुशखबरी देने लगे। कुछ ही मिनटों में जिया का नाम बाकी क्लासों में भी फैल गया। सबको पता चल गया था कि 12वीं कक्षा में एक और टॉप की सुंदरी आ गई है। जिया आर्यन के पास आकर रुकी, लेकिन वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसने गलियारे के उस पार बैठे एक लड़के को देखकर मुस्कुराया। वह डरपोक लड़का उसकी मुस्कान से चकाचौंध होकर खड़ा हो गया और हकलाते हुए बोला, जी जिया, क्या क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बाकी लड़के सोचने लगे कि उस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी थी कि सुंदरी ने सीधे उसे ही चुना। हालांकि जिया ने बस मुस्कुराकर मीठे अंदाज में कहा, साथी, क्या हम सीट बदल सकते हैं? मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हैं और मुझे पीछे से ब्लैकबोर्ड साफ नहीं दिखता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? प्लीज। ये बात कितनी जानी पहचानी लग रही है। आर्यन ने उसे देखा, उसे लगा कि ठीक कुछ देर पहले उसने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था। वह लड़का थोड़ा सुस्त था और हकलाते हुए बोला, ओह हाँ बिल्कुल। जैसे ही उसने कहा, उसने डेस्क से अपनी किताबें उठाईं और पीछे की ओर चल दिया। वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। उसकी सीट खिड़की के पास एक सिंगल डेस्क थी, इसलिए जब वह चला गया तो जिया अकेली रह गई। उसने मुस्कुराकर उस लड़के का शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया साथी। भाई उदास मत हो, कम से कम तुमने स्कूल की सुंदरी से बात तो की, ये हमसे कहीं बेहतर है। पीछे से किसी सहपाठी ने उसे सांत्वना दी। दोस्त, मेरे पास आकर बैठ जाओ। बताओ, स्कूल की सुंदरी से बात करना कैसा लगा? आर्यन उलझन के साथ यह सब सुन रहा था। उसने जिया को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी साफ चमकती आंखें देखीं। इस लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक लग रही थीं, तो फिर उसने पीछे बैठने से मना क्यों किया? क्या उसे आर्यन के बारे में पता था? वरना उसकी नजरें अजीब क्यों थीं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिया का चमकता हुआ चेहरा अचानक आर्यन के करीब आ गया और वह उसकी तरफ घूरने लगी, जिससे आर्यन चौंक गया। ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारा नाम पहली बार सुना है। और वैसे भी, तुम जैसी सुंदर लड़की को अगर मैं जानता होता, तो क्या उसे कभी भूल सकता था? आर्यन ईमानदारी से नहीं याद कर पा रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा होगा, उसे यह क्यों लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आर्यन ने अपने कान के पास अनन्या की आवाज सुनी, और फिर उसे अपनी कमर पर एक जोरदार चुटकी महसूस हुई, क्योंकि अनन्या ने उसका मांस कसकर पकड़ लिया था। अनन्या, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? आर्यन ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। उससे बात मत करो, देखो वह तुम्हें कैसे देख रही है, वह कुछ गड़बड़ करने वाली है, अनन्या ने दबंग अंदाज में कहा। अनन्या, तार्किक बनो, ठीक है? उसने मुझसे पहले पूछा। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं, देखो रश्मि मैम पढ़ाना शुरू करने वाली हैं, आर्यन ने लाचारी से कहा। अनन्या ने अपना मुंह फुला लिया और गुस्से में कहा, मैं तार्किक क्यों नहीं हूं? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं क्लास नहीं सुनूंगी, बस नहीं सुनूंगी। ये छोटी लड़की फिर से जिद करने लगी है। आर्यन ने थोड़ा सख्त चेहरा बनाकर कहा, तुमने पिछली बार वादा किया था न कि अच्छी बच्ची बनोगी, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें फिर से सजा चाहिए? अनन्या का चेहरा लाल हो गया और उसने दुखी होकर कहा, तुम बदमाश हो, तुम बस मुझे ही परेशान करते हो। ओह, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी, आर्यन ने सोचा और चारों तरफ देखा, और पाया कि आसपास के छात्र उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। शांत हो जाओ, क्लास के लिए तैयार हो जाओ, रश्मि मैम की समय पर आए आवाज ने छात्रों का ध्यान वापस खींचा। लेकिन इससे पहले कि आर्यन राहत की सांस ले पाता, उसने महसूस किया कि रश्मि मैम उसे घूर रही थी। अध्याय 25, फोटोकॉपी जैसी याददाश्त। एक अच्छा छात्र बनना वाकई आसान नहीं है, आर्यन ने बेबसी से आह भरी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने रश्मि मैम की क्लास के दौरान एक सुंदर लड़की से बात करने की हिम्मत की थी। क्लास के बाद मैम उसे जरूर डांटेंगी। उसने अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक उठाई और उसे पलटने लगा। अब उसे न केवल 12वीं के पाठ्यक्रम के साथ तालमेल बिठाना था, बल्कि 11वीं कक्षा का भी छूटा हुआ ज्ञान पूरा करना था। यह कोई आसान काम नहीं था। बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ एक महीने से ज्यादा का समय बचा था और समय इतनी तेजी से भाग रहा था, आर्यन को ये सोचकर ही सिरदर्द होने लगा था। कितना अच्छा होता अगर वह एक बार में सब कुछ पढ़ लेता और उसे सब याद हो जाता, आर्यन ने कल्पना की, और सोचने लगा कि क्या अपनी विशेष दृष्टि का उपयोग करके पढ़ने से मदद मिलेगी। ये सोचते हुए उसने हिंदी की किताब को देखने के लिए अपनी विशेष दृष्टि का उपयोग करने की कोशिश की। जैसे ही आर्यन की नजरें कागज पर लिखे शब्दों पर पड़ी, उसके दिमाग में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, और फिर शब्द पानी की लहरों की तरह हिलने लगे और उसके मस्तिष्क में छप गए। उस पन्ने की सामग्री उसकी याददाश्त में पूरी तरह अंकित हो गई, बिल्कुल स्पष्ट। अरे वाह, ये तो वाकई काम कर गया। आर्यन चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, उस पन्ने की सामग्री को याद करने की कोशिश की।
उसे सब कुछ पूरी तरह याद था, एक एक शब्द और विराम चिन्ह भी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने सही याद किया है, आर्यन ने सावधानी से उसकी तुलना पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री से की। हाँ, सब सही था, एक भी गलती नहीं। आर्यन का दिल उत्साह से भर गया। पढ़ाई में याददाश्त एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामग्री को याद करने के बाद ही उसे समझने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन आर्यन में खुद भी ज्ञान को समझने और स्वीकार करने की अच्छी क्षमता थी, वरना वह अपने पहले साल के दौरान रश्मि मैम का अच्छा छात्र कैसे बन पाता। अब उसकी फोटोकॉपी जैसी याददाश्त के साथ मिलकर एक टॉप छात्र बनना निश्चित लग रहा था। उसने अगला पन्ना पलटा और अपनी दृष्टि से उसे स्कैन किया। जैसे जैसे उसने ऐसा किया, वह और तेजी से पन्ने पलटने लगा, और हिंदी की किताब सरसराहट की आवाज के साथ पूरी हो गई। आधी क्लास भी नहीं हुई थी कि उसने पूरी 12वीं कक्षा की हिंदी की किताब याद कर ली थी। पूरी किताब याद करने के बाद भी आर्यन को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। सामान्य लोग लगातार पढ़ने के बाद सिरदर्द और चक्कर महसूस करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल तरोताजा और सहज महसूस कर रहा था। आर्यन ने सोचा कि चूंकि वह पहले से ही काफी सक्षम हो चुका है, उसके मस्तिष्क में जानकारी ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। ये देखने वाली बात होगी कि और कौन सी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। फिल्मों में अक्सर लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, न केवल इसलिए कि वे लंबे समय तक जीते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है। वैसे, क्या इस दुनिया में वाकई ऐसी शक्तियां होती हैं, और वे दूसरों से कैसे अलग होती हैं? आर्यन के विचार दूर तक भटकते रहे, और वह खुद में ही खुश था, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके मुंह से लार टपकने लगी थी। अरे, तुम बदमाश, तुम लार क्यों टपका रहे हो? अनन्या ने अचानक उसके कपड़ों को खींचकर हैरानी से पूछा। आह, क्या सच में? आर्यन को होश आया और उसने जल्दी से अपने मुंह का कोना पोंछा। उस छोटी सी लड़की का प्यारा चेहरा इतने करीब देखकर वह मजाक किए बिना न रह सका। मैं बस यहाँ बैठी अनन्या के बारे में सोच रहा था, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ गया। अनन्या के गाल तुरंत गहरे लाल हो गए, और ये लाली उसके कानों से लेकर गर्दन तक फैल गई। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुम बहुत बुरे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो और ऊपर से लार टपका रहे हो। आर्यन ने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। पफ, दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी आई, और आर्यन ने सिर घुमाकर देखा कि जिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, जिया, क्या बात इतनी मजेदार है? मैं यहाँ गंभीरता से बात कर रहा हूँ, उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। तुम छोटी लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। गंभीरता, तुम कह रहे हो? तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है। जिया ने उसकी बातों का असर नहीं लिया और उसके मजाक को समझ गई। उसने एक गंभीर चेहरा बनाया और ईमानदारी से कहा, साथी, ये कहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम किसे छोटी लड़कियां कह रही हो? तुम? जिया हैरान रह गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुतलियों की गहराई में बिजली सी कौंध रही हो। उफ, यह महिला खतरनाक है, आक्रामक तरीके से बात कर रही है और बुरी नजर से देख रही है। इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना ही सही रहेगा, है ना? आर्यन ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक सामने से कुछ उसकी ओर उड़कर आया। आर्यन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। ये चौक का एक टुकड़ा था। चौक का एक टुकड़ा? कौन इतना गैर जिम्मेदार है जो क्लास में चौक फेंकता है? आर्यन, मेरे लिए खड़े हो जाओ, रश्मि मैम ने मंच से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, क्लास के दौरान दिन में सपने देख रहे हो, विद्रोह करना चाहते हो क्या? इस पाठ का पुरानी हिंदी का एक कठिन अध्याय सुनाओ। अगर तुम नहीं सुना पाए, तो तुम्हें 1 हफ्ते तक क्लास की सफाई करने की सजा मिलेगी। रश्मि मैम अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई हैं? मैंने उन्हें पहले कभी गुस्सा होते नहीं देखा। कौन जाने, लेकिन वह अध्याय अभी अभी पढ़ाया गया है। कौन इसे अभी सुना सकता है? लगता है आर्यन फिर से मुसीबत में है। कुछ सहपाठी आपस में फुसफुसाए। नवे साल में, गर्मी की शुरुआत में, हम पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे। जो भविष्य में इसे देखेंगे, वे भी इस सुंदरता से प्रभावित होंगे। आर्यन खड़ा हुआ और उसने बिना रुके पूरे पाठ को एक ही बार में सुना दिया। अनन्या ये सुनकर दंग रह गई, उसे तो बस शुरुआत याद हुई थी। इस बदमाश ने पूरी चीज कब याद कर ली? क्या वह वाकई किताब पलटते हुए उसे याद कर रहा था? 12वीं कक्षा के छात्र बहुत होशियार थे। इस पल, वे भी आर्यन से पूरी तरह प्रभावित थे। वह प्राचीन लेख बहुत कठिन था, और आर्यन ने इसे बहुत ही धाराप्रवाह तरीके से सुनाया, जो कि काबिले तारीफ था। मंच पर रश्मि मैम ने पहले हैरानी से देखा, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें फिर से वही मेहनती और अध्ययनशील आर्यन दिख रहा हो। ट्रिंग ट्रिंग, क्लास खत्म होने की घंटी बजी। रश्मि मैम ने अपनी शिक्षण सामग्री ठीक की और जोर से घोषणा की, आज की क्लास के लिए इतना ही, छात्र जा सकते हैं। आर्यन, मेरे साथ बाहर आओ। वह क्लास को लंबा खींचने वाली शिक्षिकाओं में से नहीं थी। क्लास खत्म करने और आर्यन को बुलाने के बाद उन्होंने उसे बाहर आने का इशारा किया।
पेड़ों की छाया के नीचे रश्मि मैम ने अपनी किताबें अपनी छाती से लगाईं और सीधे आर्यन की ओर देखते हुए कहा, आर्यन, क्लास में तुम्हारा क्या चल रहा है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? यह आर्यन काफी देर तक झिझकता रहा, फिर भी खुलकर बताने में शर्मिंदा था। वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह स्कूल की दो सबसे खूबसूरत लड़कियों के साथ मजाक कर रहा था। ये बच्चा, क्या तुम्हें उन दोनों सुंदरियों में दिलचस्पी है? लेकिन तुम क्लास में अपना ध्यान कैसे भटका सकते हो? बोर्ड परीक्षा से पहले का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुम तीनों, अगर डेटिंग करना चाहते हो तो स्कूल के बाद करना। मन लगाकर पढ़ाई करो और भविष्य में जब तुम सक्षम हो जाओगे तो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, है ना? रश्मि मैम ने शुरुआत में जो कहा वह कुछ हद तक स्वीकार्य था, लेकिन फिर यह और भी अजीब होता गया। उनका यह मतलब क्या था कि वे तीनों एक साथ डेटिंग कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात है? आर्यन ने अजीब होकर अपना सिर खुजलाया और कहा, रश्मि मैम, हम तीनों असल में। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, युवा लोग अनुभवहीन होते हैं, जैसे जैसे बड़े होगे सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही, मैं जा रही हूँ, मेरी बातों को याद रखना। और इसके साथ ही वह वास्तव में चली गईं। ये सब क्या था? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और वापस क्लासरूम की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही वह क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और उसके बाद एक कठोर आवाज सुनाई दी, तुम्हारा सहपाठी आर्यन कहाँ है? उससे कहो कि मेरे पास बाहर आए। अध्याय 26, बास्केटबॉल कप्तान की चुनौती। गौरव, यहाँ शोर मचाना बंद करो। तुम्हें आर्यन से क्या काम है? वह अभी बाहर गया है। इस बार क्लास मॉनिटर ने बहादुरी दिखाते हुए खड़े होकर कहा। गौरव, जो स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था, लगभग 6 फीट से ज्यादा लंबा था। उसके खड़ा होने भर से ही वहां एक भारीपन महसूस होता था। उसके पीछे 5-6 बास्केटबॉल खिलाड़ी और थे, जो सब के सब काफी तगड़े थे, जिसके सामने क्लास मॉनिटर बहुत छोटा लग रहा था। आमतौर पर ये टोली पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बास्केटबॉल में वे वाकई अच्छे थे और स्कूल की कई प्रतियोगिताओं में उन्हीं का जलवा रहता था। यहाँ तक कि जब बास्केटबॉल टीम के सदस्य दूसरे छात्रों को परेशान करते तो स्कूल प्रबंधन बस दिखावे के लिए उन्हें जुबानी चेतावनी देता या कभी कभी तो अनदेखा ही कर देता था। समय के साथ वे इतने बेखौफ हो गए थे कि कुछ शिक्षक भी उनसे डरने लगे थे। उनमें से कुछ अमीर घरों से थे, जिनका रसूख काफी था, अगर स्कूल के बड़े अधिकारी दखल न दें तो भला कौन शिक्षक पंगा लेने की हिम्मत करेगा। जब मॉनिटर ने यह बात कही तो वह खुद भी थोड़ा सहमा हुआ था। कक्षा 12वीं अब पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देने वाले छात्रों से भरी थी। उनमें से ज्यादातर खेल कूद में रुचि नहीं रखते थे और दुबले पतले थे। अगर लड़ाई की नौबत आती तो क्लास के सभी लड़के मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अरे वाह, कोई हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मुझे याद आया, मॉनिटर, है ना? मेरे साथ इस लहजे में बात करने से पहले सोच लेना, वरना मैं तुम्हें यही सबक सिखा दूंगा, गौरव ने कहा और फिर पास ही एक डेस्क पर जोर से लात मार दी। एक जोरदार आवाज के साथ डेस्क हिल गई और मॉनिटर कांप उठा। ठीक उसी समय आर्यन दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था और पर्दे गिरे हुए थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। आखिर कौन इतना साहसी था जो उसे ढूंढ रहा था? क्या ये सूरज हो सकता है? उसकी आंखें चमक उठी, उसकी नजर दरवाजे के आर पार देख पा रही थी। उसने देखा कि दो लंबे लड़के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर बाहर न हो सके। आर्यन ने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, वे निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करने आए थे। क्या दरवाजा बंद करने से समस्या हल हो जाएगी? आर्यन ने मन ही मन सोचा और ठंडी सांस लेते हुए एक हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। उसकी हरकत तेज नहीं थी और न ही उसने ज्यादा जोर लगाया था, लेकिन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। इसके बाद दरवाजे के पीछे खड़े दो छात्रों की चीखें सुनाई दी, जिन्हें खुले दरवाजे ने पीछे की तरफ फेंक दिया। वे दोनों समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, क्योंकि बंद दरवाजा अचानक उड़ता हुआ सा खुला। दो जोरदार धप की आवाज के साथ वे दोनों दुर्भाग्यशाली छात्र जमीन पर जा गिरे और उठने के लिए संघर्ष करने लगे। इस शोर ने सबका ध्यान खींच लिया और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। उन्होंने दरवाजे पर एक लंबी आकृति देखी, जो धूप में किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। दिखावा और नौटंकी, कितना बड़ा शो ऑफ है। जिया ने भीड़ के पीछे से धीरे से तंज कसा और आर्यन को दरवाजे पर देखा। ये तुम्हारा काम नहीं है, बगल में खड़ी अनन्या खन्ना ने असंतोष के साथ जवाब दिया। हालांकि दोनों की आवाजें धीमी थीं, लेकिन वे आर्यन के कानों तक पहुंच गईं, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तुम कौन हो? हमारे साथियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? गौरव ने यह नहीं देखा था कि उसके साथी कैसे गिरे, उसे लगा कि आर्यन ने छिपकर हमला किया है। हालांकि आर्यन काफी लंबा था और मजबूत दिख रहा था, लेकिन गौरव जो भी लड़के साथ लाया था, वे सभी 6 फीट से ऊपर थे। इसलिए गौरव को अपनी ताकत पर काफी भरोसा था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है?
आर्यन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे सिर में आधा पानी और आधा आटा भरा है। पफ, अनन्या आखिर समझ गई कि आर्यन क्या कहना चाह रहा है और हंसे बिना न रह सकी। उसने सोचा कि यह बदमाश भी कितना अजीब है, दूसरों को ऐसे घुमा फिराकर गाली दे रहा है। गौरव भाई, इसका क्या मतलब है? एक साथी ने झुककर फुसफुसाया। मुझे क्या पता, वह जरूर किसी को गाली दे रहा है। गौरव, जो शारीरिक रूप से तो ताकतवर था लेकिन दिमाग से थोड़ा पैदल, वाकई समझ नहीं पाया था। आर्यन ने जब उन दोनों की बेवकूफ़ी भरी बातचीत सुनी, तो उसे उनकी बुद्धि पर तरस आने लगा। लोगों को वाकई और पढ़ाई करनी चाहिए, वरना इतनी धीमी बुद्धि के साथ वे बिक जाएं और उन्हें पता भी न चले। आर्यन को यकीन हो गया था कि चूंकि उसने अभी स्कूल शुरू किया है, तो एकमात्र व्यक्ति जिससे उसका झगड़ा हुआ था, वह सूरज था। अब सूरज खुद मुसीबत नहीं खड़ा कर रहा था, बल्कि बास्केटबॉल टीम के ये लड़के लड़ाई करने आए थे। आर्यन ने तुरंत समझ लिया, यह जरूर गौरव को सूरज ने ही उकसाया होगा। इस तरह, अगर कोई हंगामा होता भी है, तो सूरज खुद को आसानी से अलग कर सकता है, जैसे कि उसका कोई लेना देना ही न हो। ये तो बस गौरव था, जो कम समझदार होने के कारण सूरज के हाथों की कठपुतली बन गया था। आह, मैं तुम लोगों से हार गया। अगर तुम्हारे सिर में पानी और आटा भरा होता, तो थोड़ी सी हलचल पर ही वे लेप बन जाते। तुम्हारे सिर वाकई सिर्फ पेस्ट के गोले हैं, आर्यन ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा। धत तेरे की, तुम गौरव भाई का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? मुझे देखो, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। गौरव जितना ही लंबा एक सहपाठी चिल्लाया और बिना सोचे समझे आर्यन की तरफ झपटा। उस लंबे लड़के को अपनी तरफ आते देख आर्यन बिल्कुल शांत रहा। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह उसे एक बच्चे के साथ लड़ने जैसा लग रहा था। लेकिन क्लास के बाकी छात्र ऐसा नहीं सोच रहे थे, उन्हें लगा कि वह डर के मारे जम गया है। आर्यन, संभल कर, मॉनिटर ने दया दिखाते हुए चेतावनी दी। उसे आर्यन के प्रति अच्छी धारणा थी, जिसने निडर होकर हिंदी के शिक्षक का सामना किया था और जिसे सब कुछ याद था। ये ऐसी हरकतें थीं जिनका मॉनिटर बहुत सम्मान करता था। क्लास की कुछ लड़कियों ने अपनी आंखें ढंक लीं, वे एक इतने हैंडसम लड़के को पिटते हुए नहीं देख सकती थीं। दर्शकों के ये विचार केवल कुछ सेकंड तक ही रहे। जैसे ही वह लंबा लड़का करीब आया, आर्यन अचानक एक तरफ हो गया और चुपचाप अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे फंसा दिया। आह! वह लड़का जोर से चिल्लाया, पैर फंसने के बाद वह आगे की तरफ गिरा, उसका चेहरा जमीन से जा लगा और वह फर्श पर दर्द से तड़पने लगा। क्या हुआ? गौरव अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि हमला आर्यन पर हो रहा है, लेकिन किसी तरह उसका अपना साथी ही उड़कर गिर गया। क्लास के छात्र भी हैरान थे, वे सोच रहे थे कि आर्यन की मुसीबत आने वाली है, फिर भी वह बिना किसी खरोंच के खड़ा था, जबकि वह लंबा लड़का गिर चुका था। कितनी तेज प्रतिक्रिया है, जिया ने अपने पीछे से भीड़ को देखते हुए दिलचस्प भाव के साथ खुद से बुदबुदाया। अनन्या एक स्टूल पर खड़ी होकर यह सब मजा ले रही थी कि आर्यन ने बदमाश को सबक सिखाया। ये साफ था कि वह एक नटखट लड़की है, जो हमेशा अपनी बड़ी बहन से हरकतें सीखती रहती थी, भले ही उसके पास उसे करने का कौशल न हो, वरना वह खुद भी इसमें शामिल होना चाहती थी। तुम लोग वहां क्या खड़े हो? उसे उठाओ, गौरव ने अपने साथियों पर चिल्लाया। जो दो लड़के दरवाजे से टकराए थे, वे जल्दी से उस लंबे लड़के को उठाने पहुंचे। हे गौरव, मुझे लगता है तुम में थोड़ी समझ है। मुझे लगा था तुम आदेश दोगे कि सब मिलकर मुझ पर टूट पड़ें। आर्यन ने वास्तव में उम्मीद की थी कि गौरव गुस्से में आकर सबको एक साथ लड़ने का आदेश देगा। आर्यन, अपनी सीमाओं को मत भूलना। आज हम सूरज भाई का एक संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने हमें तुम्हारी कक्षा 12वीं की बास्केटबॉल टीम को चुनौती देने के लिए कहा है। अगर हिम्मत है, तो स्कूल के बाद बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलो और इसे तय करो। सूरज भाई ने यह भी कहा है कि वे 1 लाख रुपए का दांव लगा रहे हैं, जो जीतेगा उसी का पैसा होगा। गौरव ने आर्यन को एक तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा, क्योंकि वह लड़ाई की क्षमता को पैसों के सामने बेकार मानता था। अध्याय 27, वह मेरी है। 12वीं कक्षा के बास्केटबॉल मैच की चुनौती और 1 लाख रुपए का दांव। गौरव की इन बातों ने पूरी कक्षा में हलचल मचा दी। छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। 1 लाख रुपए की रकम आम आदमी के लिए काफी मायने रखती है। अगर एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट महीने के 3,000 रुपये कमाए और हर महीने 1,000-1,200 बचाए, तो 1 लाख रुपये जमा करने में उसे 5 साल लग जाएंगे। हालांकि असलियत में बहुत कम लोग ही 1 लाख रुपये बचा पाते हैं, हमेशा उन्हें खर्च करने की कोई ना कोई वजह सामने आ ही जाती है। कक्षा 12वीं के उन छात्रों के लिए जो साधारण परिवारों से थे, 1 लाख रुपये का प्रलोभन बहुत बड़ा था। गनीमत थी कि वे मूर्ख नहीं थे और अपनी सीमाएं जानते थे, इसलिए किसी ने भी जल्दबाजी में हामी नहीं भरी। गौरव क्लास में मची इस खलबली को ठंडी नजरों से देख रहा था, उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। आर्यन उस मुस्कान से वाकिफ था, सूरज ने भी कुछ दिन पहले उसे इसी तरह नीचा दिखाया था। आर्यन हंसा और बोला, अगर मैं न मानूं तो? अगर तुम नहीं मानते, तो भी ठीक है। लेकिन सूरज भाई ने कहा है कि चूंकि तुमने उस दिन मॉल में उनका अपमान किया था, तो मामला सुलझाने के लिए तुम्हें खुद जाकर माफी मांगनी होगी। अगर सूरज भाई खुश हो गए, तो शायद वे तुम्हें छोड़ दें। गौरव ने आर्यन को एक विजयी नजर से देखते हुए कहा।
ये सब उसी के खिलाफ रचा गया था, आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसने कल ही भांप लिया था कि सूरज के स्वभाव को देखते हुए वह नकली ब्रेसलेट वाली घटना यहीं खत्म नहीं होने वाली। भले ही कल कुछ न हुआ होता, लेकिन आर्यन के स्कूल लौटते ही सूरज को पता चल जाता और वह परेशानी खड़ी करता। अगर मैं माफी न मांगूं तो। आर्यन ने ठंडी सांस ली। वक्त बदल चुका था, अब वह कमजोर आर्यन नहीं था जिसे कोई भी अपमानित कर सके। वह अब एक ऐसा इंसान था जिसे कोई आसानी से नहीं हरा सकता था। लेकिन आर्यन ने अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया था। वह चाहता था कि सूरज खुद अपने कर्मों की वजह से और बुरी तरह गिरे। माफी नहीं मांगोगे? सूरज भाई को पहले से पता था कि तुम जैसे जिद्दी पत्थर आसानी से नहीं झुकोगे। इसलिए सूरज भाई ने यह भी कहा है कि चूंकि तुम अनन्या खन्ना के साथ काफी घुल मिल गए हो, तो अगर तुम अनन्या खन्ना को सूरज भाई के साथ एक शाम बिताने के लिए मना लो, तो शायद वे तुम्हें छोड़ दें। गौरव ने भीड़ के पीछे खड़ी अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक ओछी मुस्कान थी। गौरव, तुम दुष्ट! अनन्या गुस्से से तिलमिला गई और आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती, उसने महसूस किया कि जमीन कांपने लगी है। न केवल जमीन, बल्कि पूरी फर्श हिलती हुई महसूस हुई और खिड़कियों के कांच भी थरथरा गए। जब कंपन थमा, तो फर्श फिर से हिल उठा। इस बार सबको समझ आ गया कि यह आर्यन के कदमों की आहट थी। इस पल आर्यन गुस्से की आग में जल रहा था और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए गौरव की तरफ बढ़ा और हर कदम के साथ जमीन पर जोर पड़ रहा था। गौरव, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो बस कह दो, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। आर्यन ने दांत पीसते हुए हर शब्द को जोर देकर कहा। तुम क्या करना चाहते हो? तमाशा मत करो, हम स्कूल में हैं। गौरव, आर्यन की नजरों को महसूस कर उसके घुटने कांपने लगे और उसे खुद को सीधा रखने के लिए डेस्क का सहारा लेना पड़ा। क्या ऐसा है? आर्यन की बात खत्म होते ही उसने बिजली की गति से गौरव की गर्दन पकड़ ली और लगभग 6 फीट ऊंचे गौरव को एक ही हाथ से हवा में उठा लिया। क्लास में कुछ लड़कियों की चीखें निकल गईं। आर्यन को देखकर वे हैरान थीं। आर्यन की लंबाई गौरव के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन अब तो वही गौरव था जो आर्यन के एक हाथ में ऊपर उठा हुआ था। हें, हें, हें। गर्दन दबे होने के कारण गौरव सांस लेने में लाचार था। उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकल रही थीं और उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। गौरव को ऊपर उठाए हुए आर्यन की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, सब लोग ध्यान से सुन लो, आज मैं यहाँ घोषित करता हूँ कि अनन्या खन्ना मेरी है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह ताउम्र याद रखेगा। इन भारी शब्दों ने सभी लड़कों को कपा दिया। उन्होंने अनजाने में ही खुद को बचाना चाहा, जबकि लड़कियां शर्मा गईं और उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे खुद आर्यन की बातों का केंद्र हों। तुम दुष्ट! अनन्या बस इतना ही कह पाए और फिर कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बगल में खड़ी जिया को पकड़ा और रोने लगी। जिया, जो गले लगी थी, एक पल के लिए स्थिर रही, फिर ढीली पड़ गई। उसकी नजरें भीड़ को पार करती हुई सीधे आर्यन के चेहरे पर टिक गईं। एक जोरदार आवाज के साथ आर्यन ने गौरव को जमीन पर पटक दिया। गौरव घुटनों के बल गिरा, हांफते हुए और खांसते हुए धीरे धीरे संभलने लगा। शुक्रिया, शुक्रिया आर्यन, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। गौरव उठ खड़ा हुआ, उसका सिर झुका था और वह आर्यन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अनुभव बहुत भयानक था, जैसे वह मौत के मुंह से वापस आया हो। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? आर्यन ने बिना किसी भाव के पूछा। गौरव का शरीर कांप उठा। वह जल्दी से स्थिर खड़ा हो गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या आर्यन भाई का कोई और आदेश है? उसका व्यवहार पूरी तरह समर्पण वाला था, जो उसके आने के समय के अहंकार के बिल्कुल विपरीत था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ताकतवर आदमी पिटाई के बाद रीढ़ विहीन हो गया हो। क्लास के छात्र इस बदलाव को देखकर दंग रह गए। वापस जाओ और सूरज से कहो कि मैं उसकी बास्केटबॉल चुनौती स्वीकार करता हूं और उसे 12वीं कक्षा के छात्रों को परेशान करना बंद करना होगा। अगर मैंने फिर सुना कि तुम किसी को तंग कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। दफा हो जाओ। आर्यन ने अपनी बात खत्म की और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही माफी मिली, गौरव अपने डर के मारे बेहाल साथियों के साथ क्लास से बाहर भाग गया। लेकिन दूर जाने के बाद गौरव का डरा हुआ चेहरा गुस्से में बदल गया। उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। कड़वा बदला लेने की भावना उसके दिल में उमड़ने लगी। उसकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था जिसे पैसे से हल न किया जा सके। तो क्या हुआ अगर कोई लड़ने में अच्छा है? क्या वह 10 या 20 लोगों से लड़ सकता है? चलो, सूरज को ढूंढते हैं। धत, हमें नीचा देखना पड़ा और वह ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसे हमें हर जाना देना होगा। गौरव को डरे हुए एक बार महसूस हुआ कि इस बार उसे सूरज की मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। गौरव और उसका समूह स्कूल के पीछे की तरफ बढ़ा और जल्द ही पीछे की पहाड़ी के पास बने जंगलों में पहुंचा, जहां सूरज वाकई उनका इंतजार कर रहा था। गौरव भाई, कैसा रहा? आर्यन ने कौन सी शर्त मानी? सूरज ने आत्मविश्वास के साथ पूछा। वह अभी भी आर्यन को वही कमजोर लड़का समझ रहा था जिसे वह आसानी से दबा सकता था।
सूरज को लगा कि यह धमकी जरूर काम करेगी, और अगर आर्यन आखिरी शर्त मान लेता है तो वह उसे पूरा करने के लिए बेताब था। वह ये भी जानता था कि अनन्या खन्ना शायद किसी साधारण परिवार की लड़की नहीं है, लेकिन अपनी लंबी छानबीन के बावजूद उसे उसकी असली पहचान नहीं पता थी। हालांकि सिकंदराबाद शहर में, जहां उसके पिता खन्ना ग्रुप के शेयर धारकों में से एक थे, ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें वह नाराज करने का साहस नहीं कर सकता था। सूरज भाई, इस बार आपको हमें हर्जाना देना होगा। हमें भाइयों को आर्यन ने बुरी तरह सबक सिखाया है, सबके सामने अपमानित किया है। आप ही बताए हमें क्या करना चाहिए। गौरव ज्यादा समझदार नहीं था और उसने तुरंत हर जाने की मांग की। तुमने क्या कहा? 6 लोगों को उसने सबक सिखा दिया। अध्याय 28, टीम का गठन। एक के खिलाफ 6, और वो 6 भी काफी हटे कट्टे और मजबूत थे। समीर वास्तव में हैरान था। समीर खुद भी लड़ने में काफी कुशल था और उसके लिए इन 6 लोगों को हराना नामुमकिन नहीं था, लेकिन इसके लिए उसे चोटें खानी पड़ती। इसके अलावा समीर की यादों में आर्यन बस एक साधारण सा लड़का था जिसे लड़ने भिड़ने का कोई अनुभव नहीं था। वह 6 लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने शक के साथ पूछा, आर्यन ने तुम लोगों को कैसे गिराया? उसने किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया? मुझे तो लड़ने की कोई तकनीक नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं कि उसने क्या किया? गगन ने सीधा जवाब दिया और एक पल सोचने के बाद उसने फिर से वही घटना सुनाई। बंद दरवाजा पहले उसने एक झटके में तोड़ दिया, 2 साथी हवा में उड़ गए। मुझे नहीं पता चला कि लंबा वाला साथी कैसे नीचे गिरा, और बाद में आर्यन ने मुझे एक हाथ से हवा में उठा लिया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। गगन ने जैसे ही खुद को उठाए जाने की बात कही, उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। ये सब सुनकर समीर खामोश हो गया। ये स्थितियां उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थीं। समीर भाई, हमारे कई साथियों का अपमान हुआ है, क्या आप वाकई कुछ नहीं करने वाले? समीर को चुप देख गगन ने असंतोष के साथ कहा। गगन भाई, जल्दी मत करो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या आर्यन जाते समय कुछ कहकर गया? समीर ने शांति से पूछा। ये सवाल सुनकर सदमे में बैठा गगन फिर से उस संदेश को याद करने लगा जो आर्यन ने उसे देने को कहा था। उसने जवाब दिया, आर्यन ने कहा है कि वह आज दोपहर होने वाली बास्केटबॉल मैच की चुनौती स्वीकार करता है। ओह, उसने मान लिया। वह जरूर मेरे सामने अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है, समीर ने ठंडी सांस लेते हुए व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसे अब पता था कि आर्यन लड़ने में अच्छा है, फिर भी वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसकी सोच गगन जैसी ही थी, दोनों का मानना था कि लड़ने की कला कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह पैसे के सामने नहीं टिक सकती। उसका हमेशा से मानना था कि पैसा बोलता है, यही अटल सत्य है। समीर को इस मामले को हल्के में लेते देख गगन ने सावधानी से अपनी बात जोड़ी, आर्यन ने ये भी कहा कि अनन्या खन्ना उसकी है, और जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, उसे। वह काफी देर तक झिझकता रहा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि कहीं समीर आग बबूला न हो जाए। उसे क्या होगा? बोलो। समीर का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। समीर की नजरें देख गगन कांप उठा और धीमी आवाज में बोला, उसे बहुत भारी पछतावा होगा। धड़ाम। पास में ही एक छोटे से पेड़ पर समीर ने गुस्से में लात मारी और वह दूर जा गिरा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरी नजर में वह एक आवारा कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं है, और फिर भी वह एक लड़की के लिए मुझसे लड़ना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे अंजलि को मैंने पा लिया था, आज अनन्या खन्ना का भी वही हश्र होगा। बास्केटबॉल के लंबे खिलाड़ी उस टूटे हुए पेड़ को देख आवाज निकालने की हिम्मत तक नहीं कर सके, और गगन ने भी अब हार जाने की बात छेड़ने की हिम्मत नहीं की। समीर ने इस बेकार समूह पर तिरस्कार भरी नजर डाली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, गगन भाई, क्या तुम्हारी कंपनी को हाल ही में निवेश की जरूरत नहीं थी? मैं अपने पिताजी से तुम्हारे लिए बात कर दूंगा। आखिरकार उसे इन काम करने वालों की जरूरत थी, और जब किसी से काम करवाना हो तो कुछ फायदे देना जरूरी होता है। ये सुनकर गगन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। उसे पता था कि समीर के पिताजी खन्ना ग्रुप में एक शेयरधारक हैं, और खन्ना ग्रुप के निवेश से उनकी कंपनी आसमान छुएगी। ठीक है, अब तुम लोगों को आज दोपहर के बास्केटबॉल मैच में आने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। समीर ने हाथ हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया। आर्यन की ताकत देखने के बाद भला कौन मैच में आने की हिम्मत करता। वे जल्दी से वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद समीर ने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। हेलो मिस्टर बजाज, वेस्ट गार्डन रेस्टोरेंट में मिलें। 12वीं कक्षा, कक्षा ए का कमरा। आर्यन, हमारी क्लास का मान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बास्केटबॉल टीम अक्सर छात्रों को परेशान करती है, ये वाकई घिनौना है। क्लास मॉनिटर और खेल समिति के सदस्य ने कक्षा के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आर्यन से कहा, मुझे दोष मत दो कि मैं क्लास के लिए मुसीबत लाया, ठीक है? और मैंने किसी से पूछे बिना ही दोपहर के बास्केटबॉल मैच में खेलने का वादा कर लिया। तुम लोग मुझसे नाराज तो नहीं हो? उस समय आर्यन ने दूसरों की राय नहीं ली थी और अपनी मर्जी से मान गया था। हम नाराज कैसे हो सकते हैं? यह अच्छी बात है कि तुमने हामी भर दी। हमें उनके अहंकार को तोड़ना होगा और उन्हें कमजोर छात्रों को परेशान करने से रोकना होगा।
बोलने वाली खेल समिति की सदस्य यामिनी थी, लेकिन 11वीं क्लास की खेल सदस्य का लड़की होना आर्यन को थोड़ा हैरान कर गया। ये साफ था कि क्लास के लड़के खेल में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यामिनी की लंबाई काफी अच्छी थी, वह क्लास के कई लड़कों से भी लंबी थी, जरूर उसमें खेल की कुछ प्रतिभा होगी। यह उतना आसान नहीं है। बास्केटबॉल टीम मुझसे डरी हुई है, और समीर शायद आखिरी वक्त पर खिलाड़ी बदल देगा। लेकिन वह चाहे जो भी करे, हमें आज दोपहर के मैच के लिए एक टीम बनानी होगी। आर्यन के मन में अभी भी अनकही चिंताएं थीं। समीर कोर्ट पर उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि सहपाठियों के बीच डर न पैदा करने के लिए उसने बहुत विस्तार से कुछ नहीं बताया। समीर का इरादा सिर्फ उसे दबाना था, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आर्यन सही कह रहा है। टीम के सदस्यों को चुनने का काम मुझे संभालने दो। यामिनी ने आर्यन की बात पर सहमति जताई और टीम व्यवस्थित करने का काम अपने हाथों में ले लिया। वह एक काबिल खेल सदस्य साबित हो रही थी। लेकिन जब टीम के सदस्यों को चुनने की बारी आई, तो क्लास के लड़के एक दूसरे को देखकर हिचकिचाने लगे। ऐसा नहीं था कि वे आगे आने से डर रहे थे, बल्कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से टीम हार जाए। आर्यन, मैं चीयरलीडिंग टीम की कप्तान बनना चाहती हूँ, और जिया दीदी भी। अनन्या ने अचानक बाहर से जिया को कमरे में खींचते हुए उत्साह से कहा। जिया दीदी। आर्यन हैरान रह गया। क्या वे अभी तक एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे? वे अचानक इतनी जल्दी दोस्त कैसे बन गए? लड़कियों की दोस्ती वाकई बहुत जल्दी होती है। उसने जिया की तरफ देखा, जिसने भी सहमति में सिर हिलाया। अनन्या, ये सब क्या ड्रामा है? और इसका तुमसे क्या लेना देना है? आर्यन को याद आया कि चीयरलीडर आमतौर पर बहुत छोटे और अजीब तरह के कपड़े पहनती थीं। ऐसा नहीं था कि वे उन्हें पहन नहीं सकती थीं, लेकिन इस तरह का पहनावा सिर्फ निजी तौर पर होना चाहिए, न कि सबके सामने दिखाने के लिए। आर्यन ने थोड़े अजीब विचारों के साथ सोचा। मैं अध्ययन समिति की सदस्य और मनोरंजन समिति की सदस्य भी हूँ। कौन कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? अनन्या ने मुंह फुलाते हुए कहा। आर्यन को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक उसने क्लास मॉनिटर को सहमति में सिर हिलाते नहीं देखा। उसे वाकई पता नहीं था कि यह छोटी लड़की क्लास की लीडर भी थी। मैं भी चीयरलीडिंग टीम में शामिल होना चाहती हूँ, आर्यन को चीयर करने के लिए एक लड़की चिल्लाई। मैं बास्केटबॉल टीम में शामिल होना चाहता हूँ, एक लड़का जोर से चिल्लाया। सबने उसकी तरफ देखा। ये क्लास का गणित का होशियार छात्र था। वह अपनी सीट पर बैठा भी नहीं था कि कई अन्य लड़के भी खड़े हो गए। इस दृश्य ने क्लास मॉनिटर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आर्यन और अनन्या का आकर्षण वाकई बहुत बड़ा था। ओह, और जिया का भी। ऐसा लग रहा था कि 12वीं कक्षा का जीवन अब से रंगीन होने वाला है। टिंग टिंग टिंग, ब्रेक का समय खत्म हो गया। आर्यन अपनी सीट पर वापस चला गया। उसे टीम बनाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यामिनी और क्लास मॉनिटर इसे संभाल लेंगे। आखिर वह अभी अभी आया था और वह अपने सहपाठियों को अच्छी तरह नहीं जानता था। सुबह की आखिरी 2 कक्षाएं बिना किसी परेशानी के बीत गईं। आखिरी घंटी बजने के बाद ज्यादातर छात्र चले गए और सिर्फ बास्केटबॉल और चीयरलीडिंग टीम के सदस्य ही वहां रुके थे। दोपहर में होने वाले बास्केटबॉल मैच के बारे में चर्चा करने के लिए अमीर अनन्या ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और कुल 15 टीम के सदस्यों को स्कूल के बाहर स्थित सिटी गार्डन रेस्टोरेंट में भोजन के लिए ले गई। अध्याय 29, बजाज परिवार का राजकुमार। 15 लोगों की टीम में आर्यन सहित बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ी थे, जबकि बाकी 10 चीयरलीडर्स थीं, जो सभी छात्राएं थीं। यामिनी भी इस स्थिति को लेकर थोड़ी लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि उनमें से केवल कुछ ही लोग बास्केटबॉल के नियमों से परिचित थे और उन्होंने पहले कभी बॉल थामी थी। दूसरी ओर आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैच जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। 5 लड़के और 10 सुंदरियां जब कैंपस से गुजरे तो एक शानदार नजारा बन गया। खासकर जब बीच में स्कूल की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियां चल रही थीं, जो सबकी नजरें अपनी ओर खींच रही थीं। लड़के अपना सीना ताने और सिर ऊंचा करके चल रहे थे, दाएं बाएं देखे बिना, बाकी छात्रों की जलती हुई नजरों का आनंद लेते हुए। सिटी गार्डन रेस्टोरेंट स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, गेट से बस 200 मीटर की दूरी पर। जब आर्यन और उसका समूह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ से 5 लोगों का एक और समूह उनकी ओर आया। समूह का नेतृत्व करने वाला युवक आर्यन की लंबाई का ही था, जिसके नैन नक्श साफ सुथरे थे, बाल करीने से संवारे हुए थे और चेहरा काफी आकर्षक था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन वह इंदौर सिटी हाई स्कूल की नहीं थी। जैसे ही उसने आर्यन के समूह को देखा, उसकी नजरें सीधे अनन्या खन्ना पर टिकी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने पास खड़ी जिया को भी देखा, जो कम सुंदर नहीं थी, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। धत, ये दिखावटी लड़का वाकई नाटक करना जानता है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। उस युवक ने जिया को भी परखा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और इच्छा की एक झलक थी, जो दूसरों से छिपी हुई थी। हालांकि आर्यन ने देखा कि जिया ने हल्की सी त्योरियां चढ़ा लीं, जैसे वह उस युवक की कुटिल नजर को समझ गई हो। इससे उसे हैरानी हुई। जिया शायद उतनी साधारण नहीं थी जितना वह दिखती थी। वह युवक सीधे उनकी ओर चल पड़ा। ये वही क्यों है? अनन्या ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, उसकी आवाज में घृणा की झलक थी। ओह,
अनन्या, तुम उसे जानती हो? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन के अचानक इतने करीब से नाम लेने पर अनन्या के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की। उसने बस आर्यन को तिरछी नजर से देखा और कहा, वह रोहन बजाज है, शहर के मशहूर बजाज परिवार का बेटा, बहुत ही ढोंगी इंसान है। बजाज परिवार? क्या वही बजाज ज्वेलरी वाले? आर्यन को शहर की सबसे मशहूर ज्वेलरी कंपनी याद आई, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था कि क्या वह बजाज परिवार की है। हाँ, बजाज ज्वेलरी बजाज परिवार का ही कारोबार है। उनका मुख्य काम ज्वेलरी है, साथ ही अन्य उद्योग भी। शहर में उनका काफी दबदबा है। मैंने उसे एक बार अपनी मम्मी के साथ एक पार्टी में देखा था, अनन्या ने धीरे से समझाया। जिया ने अनन्या की ओर देखा और मजाक में कहा, अनन्या, क्या तुम कुछ छिपा नहीं रही हो? वह लड़का तुम पर फिदा लगता है। पिछली बार जब उसने तुम्हें देखा होगा, तो तुम्हारी खूबसूरती पर कायल हो गया होगा, है ना? बकवास मत करो। अनन्या ने चोरी छिपे आर्यन की ओर देखा और जब देखा कि वह नाराज नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। बातचीत के दौरान रोहन बजाज और उसका समूह उनके करीब आ गया। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे, ये तो अनन्या खन्ना है। किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ मिल गए। तुम्हारी किस्मत मुझसे कब जुड़ी? हम व्यस्त हैं, हमारा रास्ता मत रोको, अनन्या ने बिना किसी भाव के कहा और उसने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ बढ़ाकर आर्यन की बांह पकड़ ली। रोहन बजाज की नजरों में अचानक तीखापन आ गया और वह अपनी मुस्कान खो बैठा, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रोहन बजाज की बातों का मतलब समझना कोई मुश्किल काम नहीं था, वह अनन्या के प्रति अपनी रुचि जाहिर कर रहा था। फिर भी, अनन्या का आर्यन की बांह पकड़ना एक सार्वजनिक जगह पर तमाचे जैसा था। लेकिन रोहन का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वह फिर से मुस्कुराने लगा। ये देखकर आर्यन ने अपना सिर हिलाया, वह लड़का वाकई बहुत मनोरंजक था। रोहन बजाज ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, मैं इस भाई को कैसे संबोधित करूं? आर्यन नाम है मेरा, और तुम? आर्यन ने जानबूझकर पूछा। रोहन बजाज, उसने हंसते हुए जवाब दिया, जैसे रोहन बजाज नाम बहुत बड़ा हो। आह रोहन, कितना लड़कियों जैसा नाम है। आर्यन ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। जो नहीं जानता था, उसे यही लगता कि आर्यन ने सचमुच गलत सुन लिया है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी। जो छात्र उसके साथ आए थे, वे जानते थे कि उसने नाम सही सुना है, लेकिन वह मजाक कर रहा था। वे अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हिम्मत कैसे हुई? मालिक का अपमान करने की सजा मौत है। रोहन के पीछे खड़े एक अधेड़ व्यक्ति ने दहाड़ते हुए आर्यन पर हमला कर दिया। रोहन वहीं खड़ा रहा, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे नफरत थी जब कोई उसके नाम का मजाक उड़ाता था। पिछली बार एक सहपाठी ने गलती से ऐसा कुछ कह दिया था तो रोहन ने उसकी टांग तुड़वा दी थी। फिर उसने उस छात्र पर पैसे फेंके और उसे अस्पताल जाने को कहा। जब प्रिंसिपल को पता चला, तो उन्होंने रोहन से बात की। रोहन ने बस इतना कहा कि अगर फेंके गए पैसे इलाज के लिए काफी नहीं हैं, तो वह कभी भी उसके पास आ सकता है। अमीर लोग इतने मनमौजी और अहंकारी होते हैं, प्रिंसिपल भी बेबस थे। इन रईस बच्चों की पृष्ठभूमि बहुत जटिल थी। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आते हुए मुके को देखा। उसने अनन्या को एक तरफ धकेला। उसे महसूस हुआ कि उस अधेड़ व्यक्ति की हमले की ताकत सामान्य लड़ाइयों से कहीं ज्यादा थी। वह शायद एक प्राचीन योद्धा, मार्टियल आर्टिस्ट था। धड़ाम, अधेड़ व्यक्ति का मुक्का आर्यन ने मजबूती से रोक लिया, जिससे उनके चारों ओर हवा का एक झोंका उठ गया और धूल उड़ गई। आर्यन बिल्कुल शांत था, बस खड़ा था, जबकि उस व्यक्ति का चेहरा अजीब तरह से लाल हो गया। चाचा जिया, वापस आ जाओ, रोहन ने स्थिति को असामान्य देखते हुए जल्दी से कहा। आर्यन भाई तो बस मजाक कर रहे थे, इसे गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? इतने सभ्य व्यक्ति कभी किसी का नाम बिगाड़कर अपमान नहीं करेंगे। धत, ये लड़का हारने के बाद दूसरों का मजाक उड़ाता है, फिर भी ऐसे बोलता है जैसे वह कितना महान हो। आर्यन ने लौटते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा और हंसकर कहा, बेशक, ये सब सिर्फ मजाक था, शारीरिक होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो अगर कोई अपनी ताकत को कम समझे और मुझसे चोट खा बैठे? क्या उससे रोहन बजाज साहब की इज्जत नहीं जाएगी? आर्यन ने जानबूझकर बजाज शब्द पर जोर दिया। रोहन का चेहरा बदलने लगा, मुस्कान और गुस्से का मिला जुला रूप। उम्मीद है तुम्हें इतना गुस्सा आएगा कि तुम्हें अंदरूनी चोट लग जाएगी, आर्यन ने मन ही मन सोचा। अनन्या, मेरा एक दोस्त अंदर इंतजार कर रहा है, तो मैं चलता हूँ, रोहन ने कहा, ये जानते हुए कि अगर वह और रुका, तो शायद वाकई आर्यन से भिड़कर चोट खा लेगा, और वहां से चला गया। जब रोहन और उसके साथी दूर चले गए, तो समूह जोर से हंस पड़ा। आर्यन, उस अंकल जिया से सावधान रहना, वह एक प्राचीन योद्धा है, जिया ने करीब आकर धीरे से चेतावनी दी। क्या ऐसा है? और तुम्हें ये कैसे पता चला, जिया? आम लोग तो प्राचीन योद्धा शब्द भी नहीं जानते, आर्यन ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। अध्याय 30, रोहन बजाज की साजिश। मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हें या तुम्हारी प्यारी अनन्या को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जिया अपनी जगह से नहीं हिली और उसने आर्यन को ही वापस चिढ़ाया। ऐसी हल्की फुल्की छेड़खानी से आर्यन चुप होने वाला नहीं था, आखिर वह कोई छोटी बच्ची तो नहीं था।
लेकिन जब वह और सवाल पूछने वाला था, तभी अनन्या पास आए और उलझन में बोली, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मॉनिटर और बाकी सब तो अंदर जा चुके हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, और वाकई, प्रवेश द्वार पर वे तीनों ही बचे थे। इस मौके का फायदा उठाकर जिया भी रेस्टोरेंट के अंदर चली गई और आर्यन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बात करने के मूड में नहीं थी और आर्यन उससे कुछ उगलवा नहीं सका, आखिर वह उसे जबरदस्ती रोक तो नहीं सकता था। कोड़े मारने जैसी बात आर्यन के दिमाग में एक पल के लिए आई, लेकिन अनन्या उसे जल्दी चलने के लिए कह रही थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा नहीं था, लेकिन इसका माहौल काफी अच्छा था। इसलिए कई छात्र जिनके परिवार वाले थोड़े संपन्न थे और जो कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहते थे, वे यहाँ आते थे। सबसे ऊपरी मंजिल निजी कमरों के लिए आरक्षित थी। आर्यन और उसके साथियों ने जो कमरा बुक किया था, उसका नाम चांदनी कक्ष था। ऐसी अफवाह थी कि रेस्टोरेंट कुछ शिक्षकों की साझी संपत्ति था, इसलिए कमरों के नाम क्लासिकल कविताओं की थीम पर रखे गए थे। आर्यन, यहाँ बैठो। हमने अभी चर्चा की है और तुम्हें बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया है। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे ही आर्यन अंदर आया, मॉनिटर ने उसे खींचकर बैठा लिया। आर्यन के लिए कप्तान बनना कोई मायने नहीं रखता था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। बैठने के बाद उसने जिया की तरफ देखा, जो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, और बोला, कोई बात नहीं, तुम इसे संभालो। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक मैच है। बिना रिजर्व खिलाड़ियों के भी हम काम चला लेंगे। हाँ, स्थिति थोड़ी मुश्किल है। मैंने दूसरों से पूछा, उन्हें बास्केटबॉल के नियम तक नहीं पता, इसलिए वे चाहकर भी नहीं खेल सकते, यामिनी ने लाचारी जताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाकी 4 पुरुष खिलाड़ी शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाकर बैठ गए। वे बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन सिर्फ आपस में। यामिनी की बातों को थोड़ा निराश करने वाला देखकर आर्यन ने विषय बदल दिया, चलो खाते खाते बात करते हैं। निराश मत हो, बाद में। तुम सब बताना कि तुम किस में अच्छे हो, ड्रिबलिंग, शूटिंग या और कुछ। आर्यन एक मिड टर्म छात्र था जो 12वीं कक्षा में सिर्फ परीक्षाओं के लिए शामिल हुआ था, जो 1 महीने से भी कम समय में होने वाली थी। ये सिर्फ एक औपचारिकता थी। हालांकि उसने पाया कि उसके सहपाठी बहुत अच्छे लोग थे, जिन्होंने उसे छात्रों के बीच की सच्ची दोस्ती को फिर से खोजने में मदद की। इसलिए वह 12वीं कक्षा के लिए कुछ करना चाहता था, ताकि उनके साथ बिताए समय की कुछ यादें पीछे छोड़ सके। सालों बाद भी, जब उसके सहपाठी अपनी दुनिया में चले जाएंगे, वे 12वीं कक्षा के दिनों और आर्यन के उन दिनों को याद रखेंगे। 12वीं कक्षा के नाम, स्कूल की बास्केटबॉल टीम को भूल जाओ। हम उन्हें बुरी तरह हराएंगे, आर्यन ने चाय का कप उठाते हुए कहा, क्योंकि दोपहर में क्लास थी इसलिए वह शराब नहीं पी सकते थे। अशिष्ट भाषा सुनकर मेज पर बैठी सुंदर लड़कियां थोड़ी शर्मा गईं, लेकिन लड़के उत्साहित हो गए। ये पुरुषों की भाषा थी, दुश्मन के खिलाफ एक युद्ध का आह्वान। यहां तक कि शांत रहने वाला मॉनिटर भी आर्यन की बातों से प्रेरित हो गया और तुरंत मैच खेलने के लिए बेताब हो गया। आर्यन का चेहरा देखकर जिया ने अनन्या के कान में फुसफुसाया, आर्यन को भड़काना वाकई आता है ना? यहां तक कि लड़के भी नहीं बच रहे। पता नहीं वह भविष्य में अपनी बातों से कितनी लड़कियों को फंसाएगा। अगर उसने ऐसा किया, तो मैं उसका मुंह बंद कर दूंगी। उस छोटी लड़की ने अपना सिर गर्व से ऊपर उठाते हुए कहा। जिया ने बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आर्यन के प्रोत्साहन से छात्र शोर मचाते हुए चर्चा करने लगे। हैरानी की बात यह थी कि सबसे पहले बोलने वाला गणित का होशियार छात्र रोहन था, जिसने अपना चश्मा ठीक किया और गंभीरता से कहा, पहले मैं हर दिन शूटिंग का अभ्यास करता था ताकि बास्केटबॉल के घुमाव और पैराबोलिक कार्यों के बीच के संबंध पर एक पत्रिका में एक कठिन गणितीय समस्या का अध्ययन कर सकूं। मैंने कुछ दिलचस्प चीजें खोजी। फिर उसने कागज और पेंसिल निकाली और चित्र बनाने और लिखने लगा, पूरी तरह से बेखबर कि बाकी सब लोग हैरान थे। आर्यन ने आखिरकार देख लिया कि एक टॉपर छात्र कैसे अभ्यास करता है। अरे रोहन, जरा रुक जाओ। गणित की समस्याओं के बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी खूबी क्या है, आर्यन ने जल्दी से टोकते हुए कहा, क्योंकि रोहन गणित पर चर्चा करते समय रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने अगले छात्र को बोलने का इशारा किया, जो लगभग 5 फुट 4 इंच का था, जिसका नाम राहुल था। उसने शर्माते हुए कहा, मैं ऊंची कूद में अच्छा हूं। मैं हमेशा अपनी क्लास की खेल प्रतियोगिताओं के दौरान ऊंची कूद के आयोजनों में भाग लेता हूं। तुम कितनी ऊंची कूद लगा सकते हो? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। मैं ऊपर कूदकर बास्केटबॉल के घेरे खूब को छू सकता हूं। क्या प्रतिभा थी! ये तो छिपा हुआ खजाना था। क्लास वाकई छिपे हुए हुनरमंदों की खान थी। आर्यन बहुत हैरान था। अगला मॉनिटर था, जो ड्रिबलिंग में अच्छा था, और दूसरा मोटा गोलू था, जिसका शरीर दरवाजे से भी बड़ा था। हे, हालांकि मैं बहुत मोटा हूं, लेकिन मैं काफी फुर्तीला हूं। मेरा आदर्श महान खिलाड़ी शकील ओ'नील हैं। आर्यन ने खेल समिति की सदस्य यामिनी की तरफ बहुत शक की नजरों से देखा, लेकिन यामिनी ने सहमति में अपना सिर हिलाया।
ठीक है, मैं अब काम सौंपता हूँ, मैं ध्यान खींचने की भूमिका निभाऊंगा। गोलू अंदर की तरफ रहेगा, मॉनिटर बॉल संभालेगा और हमला करेगा। रोहन की सहनशक्ति कम है, इसलिए वह हुप के पास शूटिंग के लिए रहेगा और राहुल उनके शॉट्स को ब्लॉक करने की जिम्मेदारी ले सकता है। हम न केवल जीतेंगे बल्कि उन्हें बुरी तरह नीचा दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे कि 12वीं कक्षा से पंगा लेना भारी पड़ता है। हर किसी के पास उनकी प्रतिभा के आधार पर अपने काम थे। शायद वे व्यक्तिगत रूप से कमजोर थे, लेकिन आर्यन को भरोसा था कि वह उन्हें एक ताकत में बदल सकता है। साहब, यह आपकी आखिरी डिश है, एक सुंदर वेट्रेस ने कहा, जैसे ही वह कमल के पत्ते में लिपटा चिकन लाई। हमने ये डिश ऑर्डर नहीं की थी, अनन्या ने थोड़ी उलझन में कहा। जी, हेड वेटर ने कहा कि इसे चांदनी कक्ष में सूरज नाम के छात्र ने ऑर्डर किया है, वेट्रेस ने कहा। ये चांदनी कक्ष ही है, आर्यन ने मन ही मन सोचा और उसे सही किया। वेट्रेस का चेहरा लाल हो गया, उसने चुपचाप माफी मांगी और चली गई। वॉशरूम जाने के बहाने आर्यन ने अपने सहपाठियों से खाना शुरू करने को कहा और वेट्रेस का पीछा किया। चांदनी कक्ष दूसरी तरफ के कॉरिडोर में था। वेट्रेस के बाहर आने के बाद आर्यन दीवार के सहारे खड़ा हो गया, फोन इस्तेमाल करने का नाटक करते हुए, लेकिन वास्तव में उसकी नजरें कमरे के अंदर थीं। वह दुष्ट सूरज था। वेट्रेस द्वारा नाम लेने पर आर्यन को शक हो गया था, और सूरज के साथ जो व्यक्ति भोजन कर रहा था, वह वही दिखावटी लड़का रोहन बजाज निकला। उस समय निजी कमरे में केवल 3 लोग थे, तीसरा वह चौहान अंकल था। चाचा चौहान, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ये दवा काम करेगी? रोहन बजाज ने एक छोटी शीशी उठाई, उसके अंदर के तरल के बारे में उत्सुक था। चौहान ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर बजाज, निश्चिंत रहें। ब्लैक मार्केट से खरीदी गई ये दवा बहुत ताकतवर है। सामान्य लोगों पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्राचीन योद्धा इसे खा ले, तो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह एक अपाहिज की तरह हो जाएगा। सूरज भाई, क्या अब आप राहत महसूस कर रहे हैं? मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन, एक गरीब छात्र, वास्तव में एक प्राचीन योद्धा होगा। रोहन बजाज ने अपनी आंखें सिकुड़कर शीशी की ओर देखते हुए कहा और गंभीर स्वर में बात की।